हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीआरएफ ज्ञान मंत्रा में आप सभी का वेलकम है। हमने पिछली वीडियो में देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के जो भी पार्ट्स बचे हुए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 शिक्षण के विभिन्न स्तर, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको और भी न्यू क्लासेस, न्यू कॉन्सेप्ट वीडियो मिलती रहें। तो शिक्षण के विभिन्न स्तर, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसको मॉरिस एल बिग्गी, जो कि 1976 का काम शिक्षकों के लिए शिक्षण सिद्धांत बताता है कि शिक्षण सीखने की स्थितियों को इस आधार पर चित्रित किया जा सकता है कि वे एक सातत्य पर कहाँ आते हैं, जो विचारहीन, जिसको थॉटलेस से लेकर विचारशील थॉटफुल संचालन के तरीकों तक होता है। थॉटलेस से थॉटफुल का मतलब है, जैसे जब जो लर्नर्स होते हैं वो पहले थॉटलेस होते हैं, लेकिन उनको शिक्षण के द्वारा, टीचिंग के द्वारा उनको धीरे धीरे करके थॉटफुल बनाया जाता है, जिससे वो नई नई चीज़ें सीखने लगते हैं, नई नई चीज़ें सोचने लगते हैं और नए नए क्रिएटिविटी एक्टिविटी करने लगते हैं और खुद ही प्रॉब्लम का सॉल्विंग करने लगते हैं। आज हम टीचिंग के लेवल्स पढ़ने वाले हैं। तो शिक्षण के स्तर, टीचिंग लेवल्स। तो आपके अगर टीचिंग के लेवल्स देखें तो कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मेमोरी लेवल, लेवल 2 अंडरस्टैंडिंग लेवल, लेवल 3 रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर हम फर्स्ट लेवल की बात करें तो जो मेमोरी लेवल है वो लीस्ट थॉटफुल होता है। लीस्ट थॉटफुल मेमोरी लेवल, लीस्ट थॉटफुल का मतलब है जो सबसे निचली थॉटफुल होती है, जिसमें बच्चे सिर्फ जो टीचर समझाता है उसको रट लेता है, उसको समझने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ टीचर जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो बोलता जाता है वो लर्नर्स सुनते हैं। बट उसमें लर्नर्स कुछ अपने मन से नहीं करते, बल्कि जो टीचर कराते जाते हैं वह लर्नर्स कर लेते हैं। इसको हम ये भी रूट लर्निंग भी बोल सकते हैं। अब हम अगर सेकंड पॉइंट देखें, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो कि थॉटफुल होता है। अंडरस्टैंडिंग का नाम से ही पता लग रहा है जो समझ का लेवल हो। तो समझ का लेवल, अंडरस्टैंडिंग का लेवल थॉटफुल, जिसमें टीचिंग जब समझाता है तो सिर्फ बच्चे समझते नहीं हैं, बल्कि उस पर थॉट भी अपनी समझदारी को और ज़्यादा विकसित करते हैं। हम थर्ड नंबर देखते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि मोस्ट थॉटफुल होता है। इसमें लर्नर्स खुद ही सब कुछ सीखने लगते हैं, खुद ही प्रॉब्लम लेते हैं और खुद ही वो सॉल्विंग करने भी लगते हैं। तो चलिए अब हम इसको डिटेल्स में समझते हैं। 3 लेवल्स जो आपके हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, तीनों को अब हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं शिक्षण के स्मृति स्तर, जिसको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं। तो इसके मुख्य प्रस्तावक कौन है? तो मुख्य प्रस्तावक जो आपके हैं वो हैं हर्बर्ट। आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं कि मेमोरी लेवल के जो मुख्य प्रस्तावक हैं वो कौन है? तो वो हैं हर्बर्ट। यह पहला और विचारहीन थॉटलेस स्तर है। पहला और विचारहीन थॉटलेस का मतलब हुआ कि जिसमें बच्चे थॉटलेस होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट, शिक्षक केंद्रित, टीचर ओरिएंटेड स्तर माना जाता है। इसमें टीचर ओरिएंटेड स्तर माना जाता है का मतलब है कि यहाँ पे टीचर सिर्फ निर्देश देते हैं, टीचर ही एक्टिव होते हैं। यहाँ पे लर्नर्स पैसिव होते हैं, लर्नर्स एक्टिव नहीं होते हैं, बल्कि टीचर जो बताते जाते हैं वो लर्नर याद करते जाते हैं। तो इसलिए ये टीचर ओरिएंटेड माना जाता है। फिर यहाँ पे शिक्षक की भूमिका मुख्य होती है। मुख्य मतलब
कि यहाँ पे शिक्षक मुख्य होता है और विद्यार्थी की भूमिका गौण होती है। गौण का मतलब कि यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो एक्टिव होके दिशा दिखाते जाते हैं, गाइड करते जाते हैं, लर्नर्स को बताते जाते हैं, समझाते जाते हैं। और जो विद्यार्थी होती है उनकी भूमिका गौण होती है, मतलब यहाँ पे लर्नर्स कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, बल्कि जो टीचर सिखाएं वही लर्नर्स सीख लेते हैं, वही लर्नर्स याद कर लेते हैं, जिसको हम रोट लर्निंग भी बोलते हैं। इस स्तर पर विद्यार्थी की चिंतन की क्षमता कोई भूमिका नहीं निभाती। विद्यार्थी की चिंतन मतलब थॉट, यहाँ पे विद्यार्थी के कोई थॉट एक्टिव नहीं होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट, विद्यार्थी केवल उन्हीं तथ्यों, सूत्रों, सूचनाओं और नियमों को रटते हैं जो उन्हें पढ़ाए जाते हैं। तो ये पॉइंट में भी देखिए कि विद्यार्थी उन्हीं तथ्यों, मतलब जो टीचर सूत्र लर्न करा देते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट बता देते हैं, कोई भी नियम बता देते हैं, वो लर्नर्स रट लेते हैं। वो लर्नर्स समझते नहीं हैं, बल्कि वो लर्नर्स रट लेते हैं। और ये किस में होता है? मेमोरी लेवल में होता है। फिर अध्ययन सामग्री पूर्व नियोजित एवं व्यवस्थित होता है। जो यहाँ पे अध्ययन सामग्री होता है, जिसको हम सिलेबस बोलते हैं या करिकुलम बोलते हैं, यहाँ पे पहले से ही स्ट्रक्चर इसका बनाया हुआ होता है और उसी के बेस पे टीचर पढ़ाते जाते हैं और लर्नर उसको पढ़ते जाते हैं। फिर स्मृति स्तर शिक्षण, मेमोरी लेवल टीचिंग अधिगम के चरण। जो मेमोरी लेवल होते हैं उनके जो स्टेप्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है स्मरण रखना। स्मरण मतलब रिमेम्बर, कोई भी चीज़ याद रखना। सो प्रशिक्षण और अधिगम के द्वारा व्यवहार में संशोधन हेतु जिम्मेदार कारक माना जाता है। प्रशिक्षण और अधिगम, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग और अधिगम के द्वारा व्यवहार में जो संशोधन किए जाते हैं उसे जिम्मेदार कारक माना जाता है। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्रतिधारण, जिसको हम रिटेंशन बोलते हैं। रिटेंशन मतलब सीखी गई पाठ्य वस्तु को संरक्षित करने हेतु जिम्मेदार कारक होती है। सीखी गई, जो सीखते हैं लर्नर्स, वही पाठ्य वस्तु को संरक्षित करने हेतु जिम्मेदार किया जाता है। थर्ड पॉइंट, स्मरण, रिकॉल, जो अनुभव सीखे गए हैं, जो लर्नर सीखे गए हैं, जो लर्नर की एक्सपीरियंस होता है, उनका मानसिक दोहराव या पुनरावृत्ति करना। जैसे हम अपनी ही लाइफ में देख लें, जो हम सीखे रहते हैं उसको हम जब लर्न किए रहते हैं, याद किए रहते हैं, तो बाद में उसको हम रिकॉल करते हैं, उसको हम बाद में सोचते हैं, तो वही रिकॉल हो गया। फिर मान्यता, जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं, हमारी सामान्य प्रतिधारण शक्ति की प्रकटीकरण। रिकॉग्नाइजेशन, सामान्य प्रतिधारण शक्ति का मतलब कि जो हम पढ़ के समझ चुके हैं उसको और भी नए नए तरीके से अपनी भाषा में समझते जाते हैं। फिर अगर हम स्मृति का वर्गीकरण देखें, स्मृति का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, तो जो स्मृति के वर्गीकरण है, जिसको जो मेमोरी के क्लासिफिकेशन है, अब हम उसको देखने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट नंबर पर है तत्काल स्मृति। तत्काल मतलब इमीडिएट मेमोरी, वो मेमोरी होती है जो हमें तुरंत याद हो जाती है, जो हमें तुरंत याद आ जाती है। तत्काल स्मरण किया जाता है, जो तुरंत हमें लर्न हो जाए बिना एफर्ट लगाए। फिर सेकंड पॉइंट, अस्थायी स्मृति, जिसको परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। ऐसी मेमोरी होती है जो दीर्घ समय के लिए स्मरण करना, जो लंबे समय के लिए हम याद करते हैं। फिर व्यक्तिगत स्मृति, पर्सनल मेमोरी। पर्सनल मेमोरी वो होती है जो पूर्व अनुभव को स्मरण करते समय हम अपने व्यक्तिगत अतीत के अनुभव को स्मरण करते हैं। जिससे हमारे साथ जो अतीत में हो जाता है वो हम जब स्मरण करने कुछ एक्सपीरियंस नया होता है तो उसमें हमें पूर्व अतीत भी याद आ जाता है, अपने आप याद आ जाता है। 4 पॉइंट, अवैयक्तिक स्मृति, जिसको हम
इम्पर्सनल मेमोरी बोलते हैं, जो हम पुस्तकों और साथी से मिली जानकारी को स्मरण करना, जो हम अपने पुस्तक से, अपनी बुक्स से, अपने फ्रेंड्स से जो नई नई जानकारी इन्फॉर्मेशन पाते हैं उसको स्मरण कर लेते हैं, याद करते हैं, या अपने आप माइंड में आ जाता है। फिर सक्रिय स्मृति, जिसको एक्टिव मेमोरी बोलते हैं, जो पिछले अनुभवों को याद करने, परीक्षा में उत्तर स्मरण करना, जब हम कोई भी चीज़ याद किए रहते हैं उसको, जब हमारा एग्ज़ाम आने वाला होता है तो हम उसको जल्दी जल्दी लर्न करते हैं, याद करते हैं कि वो मुझे याद रहे। और उस चीज़ को जब हम अपने एग्ज़ाम में, उस परीक्षा में उस उत्तर का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, लर्न करते हैं कि हाँ ये उत्तर था या आंसर था, तो उसको हम एक्टिव मेमोरी बोलते हैं। फिर 6 पॉइंट, निष्क्रिय स्मृति। निष्क्रिय स्मृति का मतलब पैसिव मेमोरी, बिना किसी प्रयास के, मतलब बिना हम कोई एफर्ट नहीं किए और हमें पिछले अनुभव याद आ जाते हैं। जैसे कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमें उसको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि कुछ ऐसा अगर किसी के साथ घटित होता देख लेते हैं या अकेले में बैठते हैं तो अपने आप याद आ जाता है, तो पिछले अनुभव का स्मरण हो जाता है। फिर 7 पॉइंट, रटंत स्मृति, जिसको हम रोट मेमोरी बोलते हैं, जो बिना समझे तथ्यों को रटकर स्मरण करना। जैसे हमारा मोबाइल नंबर ही होता है, जिसको हम समझते थोड़ी ना है। अगर ये किसी का मोबाइल नंबर है और नया सिम निकलवाया है तो उसको हम याद कर लेते हैं कि हाँ हमें इस मोबाइल नंबर की बार बार ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अपने पेरेंट्स का हो गया, भाई बहन का हो गया। सो आपके जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और जो मैंने आपको ये मेमोरी लेवल टीचिंग बताया है, रिमेम्बरिंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन, इसको हम R4 भी बोलते हैं। R4 होता है। R4 का मतलब सबसे फर्स्ट नंबर पर आ गया रिमेम्बरिंग, सेकंड नंबर पे रिटेंशन, थर्ड नंबर पे रिकॉल और फोर्थ नंबर पे रिकॉग्नाइजेशन। ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं, कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट कि R4 में फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, थर्ड नंबर पे कौन आएगा और फोर्थ नंबर पे स्टेप बताइए, स्टेप पूछ लेते हैं। या कभी कभी ये मैच द फॉलोइंग में दिया रहता है, जिसमें आपका रिमेम्बरिंग दे देगा, एक फर्स्ट नंबर पे रिमेम्बरिंग दे देगा, रिटेंशन दे देगा, रिकॉल दे देगा और रिकॉग्नाइजेशन दे देगा, और उसके डिफिनेशन सामने से पूछ लेगा कि उसको मैच करो। तो ये सब आपके क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड। अब जैसे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, इसमें आपका इमीडिएट मेमोरी जो है ये ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और जो आपके ये एक हो गए रोट मेमोरी, जो आपकी ये रोट मेमोरी हो गई, ये पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। फिर ये परमानेंट मेमोरी, ये भी पूछे जाते हैं। मतलब जितने यहाँ पे मेमोरी क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी लिखे, ये सारे इम्पोर्टेंस मेमोरी ही लिखे हुए हैं और इसको आप लर्न कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इन सभी के फिक्स होते हैं। फिर अगर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी देखें, दीर्घ समय स्मृति, तो इसको हम एक्सप्लिसिट मेमोरी भी बोलते हैं और इम्प्लिसिट मेमोरी भी बोलते हैं। जो एक्सप्लिसिट मेमोरी होते हैं उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और जो आपके इम्प्लिसिट मेमोरी होते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी को हम स्पष्ट स्मृति बोलते हैं और इम्प्लिसिट मेमोरी को अंतर्निहित स्मृति बोलते हैं। जो एक्सप्लिसिट मेमोरी में फर्स्ट नंबर पर एपिसोडिक मेमोरी, जिसको हम प्रासंगिक स्मृति बोलते हैं, और सेकंड नंबर पे सिमेंटिक मेमोरी, जिसको अर्थ संबंधी स्मृति बोलते हैं। वहीं अगर हम इम्प्लिसिट मेमोरी की बात करें, जो कि अंतर्निहित स्मृति होती है, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है प्रोसीजरल मेमोरी, सेकंड नंबर पे कंडीशनिंग मेमोरी और थर्ड नंबर में प्राइमिंग मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी को प्रक्रियात्मक बोलते हैं,
कंडीशनिंग मेमोरी को अनुकूलन स्मृति बोलते हैं और प्राइमिंग मेमोरी को प्राइमिंग स्मृति बोलते हैं। सो इसके भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि जो लॉन्ग टर्म में इम्प्लिसिट मेमोरी हैं उसके 3 पार्ट्स कौन कौन होते हैं। तो उसके 3 पार्ट्स में आपको ये 4-5 पॉइंट इसका भी एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी दोनों का मिला के दे देते हैं। तो उसमें आपको पहचानना होता है कि इम्प्लिसिट मेमोरी का कौन सा है। तो इम्प्लिसिट मेमोरी जैसे PCP, तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, PPC। अगर हम इसके ट्रिक को देखें, आप PYQ जरूर देखिएगा। PYQ में आपके ये क्वेश्चन आए ही हैं, जिसमें आपको पूछा गया है, बार बार कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन कि इम्प्लिसिट मेमोरी, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में इम्प्लिसिट मेमोरी होते हैं उसके जो 3 पार्ट्स हैं, उसमें जो इम्प्लिसिट मेमोरी हैं उसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से हैं, इस इम्प्लिसिट मेमोरी कौन कौन से हैं। तो इम्प्लिसिट मेमोरी में आपको कभी इसका पॉइंट ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा। उसमें आपको ये तीनों पहचानना होगा। तो आप ऐसे पहचान लीजिएगा, P फॉर प्रोसीजनल, कंडीशनिंग मेमोरी और प्राइमिंग मेमोरी। और अगर एक्सप्लिसिट का पूछ लेगा तो एपिसोडिक और सिमेंटिक। इसका इजी है, अगर एक का आप याद कर लेंगे इम्प्लिसिट मेमोरी का भी, तो आप आराम से अपने आप एक्सप्लिसिट मेमोरी का समझ जाएंगे वहाँ पे। सो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सिर्फ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग देखा है। कल हम अंडरस्टैंडिंग लेवल देखेंगे और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल देखेंगे। इसको डिटेल में देखेंगे। सो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ऐसा ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हम एक न्यू सीरीज़ लाने वाले हैं जिसमें आपके PYQ कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। इससे आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ PYQ भी आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। सो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।